मेरी माँ का सशक्तिकरण मेरी बहन के सशक्तिकरण से अलग होगा। मेरी दोस्त का सशक्तिकरण मेरी माँ के सशक्तिकरण से अलग होगा। मेरी बुआ का सशक्तिकरण अलग हो सकता है। ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ शब्द है। लड़कों को शिक्षा के लिए फिर भी माँ-बाप निकलने बाहर देंगे, किसी दूर-दराज गाँव की बात है तो, किसी कस्बे की बात है तो। लड़कियों को शायद 5वीं तक निकलने दें, उसके बाद ना निकलने दें। तो व्हाट इज़ दिस? नोबडी इज़ एम्पावर्ड अंटिल एवरीवन इज़ एम्पावर्ड। ये एक औरत जो दबती है इस वजह से कि उसके वो तो ठन-ठन गोपाल है, उसके पास कुछ नहीं है, ना राइट्स है, ना हक है, ना ज़मीन है, ना वो घर के किसी चीज़ पर अपना क्लेम कर सकती है कि इसे मेरे नाम कर दो। तो जिसके पास एग्ज़ैक्टली। कुछ नहीं है, उसका घर में से बढ़ जाएगा। हर दिन महिला सशक्तिकरण की बातें सुनने में आती हैं और सरकार भी दावा करती है कि वो महिला सशक्तिकरण कर रही है। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो जिससे रियल रिफ्लेक्शन नहीं पता चलता है कि असल में महिला सशक्तिकरण है क्या? मतलब हम किस बात को कहेंगे कि ये महिला सशक्तिकरण है या ये महिला सशक्त हो गई? कैसे माना जाए? जैसे उदाहरण के लिए एक एक ए हाँ, एक हाँ। छोटा-सा एक इनपुट और मैं इसमें डाल दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि तमाम समानताओं के बावजूद मतलब महिलाएँ सशक्त नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुझे मालूम है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो तमाम समानताओं के बावजूद कि महिला सशक्त नहीं है, तो लेकिन ये जो महिला सशक्तिकरण है कोई मोनोलिथ तो नहीं है, कि एक जैसी बात होगी। जैसे मेरी माँ का सशक्तिकरण मेरी बहन के सशक्तिकरण से अलग होगा। मेरी दोस्त का सशक्तिकरण मेरी माँ के सशक्तिकरण से अलग होगा। मेरी बुआ का सशक्तिकरण अलग हो सकता है। तो ये बेसिकली है क्या महिला सशक्तिकरण? लोग पूरी तरीके से गलत समझ रहे हैं, क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कुणाल जी ये। थैंक यू इसे पूछने के लिए। असल में सशक्तिकरण शब्द को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट का हिंदी शब्द ये बनाया गया। ऐसा कोई शब्द हुँ, हमारे पास था नहीं। शक्त है, सशक्त है, लेकिन ये एक शब्द बनाया गया एम्पावरमेंट को, विमेन एम्पावरमेंट को हिंदी में बताने के लिए। तो एम्पावरमेंट असल में क्या है? जैसे लिपस्टिक लगाने को या वो नेल पॉलिश वाला जो विद्रोह है या ईरान में वो जो हिजाब हटाओ वाला आंदोलन है या इनफैक्ट उसके साथ आप ये जो हिजाब पहनने वाला जो आंदोलन कर्नाटका में हुआ, इन तमाम चीजों को अगर आप साथ जोड़ के देख लीजिए तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि पितृसत्ता जहां कंट्रोल करने की और दबाने की कोशिश करती है, वहां जब कोई बैकलैश निकल कर आता है वो इस तरह का कोई आंदोलन होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये जो पूरी संरचना है, जो मेल सेंट्रिक है, जिसमें औरतों से कुछ अधिकार, कुछ हक छीन लिए गए और इस पूरी स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया गया कि उनके लिए उनके लिए अवसरों तक, मौकों तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाए। तो जब इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया गया, तो यहाँ विमेन एम्पावरमेंट के क्या मामले हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा-सा ये है कि एक तो पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है। ये नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि जहाँ-जहाँ भी औरतों के लिए शिक्षा हासिल करना मुश्किल है, रोज़गार हासिल करना मुश्किल है, स्वास्थ्य हासिल करना मुश्किल है या और इसी तरह की तमाम चीज़ें हैं, सुरक्षा का सवाल है, बहुत कुछ जो एक सामान्य व्यक्ति को एक समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। अगर उसके रास्ते में कुछ भी बाधाएँ हैं, तो उन्हें दूर करना ये सशक्तिकरण कहलाता है, विमेन एम्पावरमेंट। जैसे अगर एक महिला जो राजस्थान में है और उसको बहुत दूर से पानी सर पे ढो के लेकर आना पड़ता है, तो ये बात भी सशक्तिकरण है कि घर-घर नल पहुँचाया जाए। ये उस स्त्री को सशक्त करेगा क्योंकि वो समय वो जो बर्बाद कर रही है पानी लेके आने-जाने में, वो जो ऊर्जा बर्बाद कर रही है आने-जाने लेकर आने में पानी को, वो बचेगी और उस बची हुई ऊर्जा से या तो वो मतलब ऊर्जा बचेगी उसकी, उसका अननेसेसरीली एफर्ट बचेगा। ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका वक़्त बचेगा, उसको ये जो घिसना है एक व्यक्ति का, ये उसको असमान कर देता है। एक आदमी जिसके पास बहुत वक़्त है और उसको उसको ये सब काम नहीं करने पड़ते हैं, उसके बरअक्स अगर ऐसी औरत को खड़ा कर दिया जाए, जिसको सुबह से शाम तक इस तरह की तमाम चीज़ें करनी हैं, तो इन दोनों को आप ये नहीं कह सकते ना सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो नहीं कह बेसिकली सकते। बराबरी का मसला है ये। तो बराबरी तक उसको लेके आना
ये सशक्तिकरण होगा। अब शिक्षा के लिए मान लीजिए, जैसे लड़कों को शिक्षा के लिए फिर भी माँ-बाप निकलने बाहर देंगे, किसी दूर-दराज गाँव की बात है तो, किसी कस्बे की बात है तो। लड़कियों को शायद 5वीं तक निकलने दें, उसके बाद ना निकलने दें, क्योंकि स्कूल दूर है या केवल लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़कों के साथ वो नहीं चाहते कि, तो ऐसे में क्या सशक्तिकरण होगा कि शिक्षा से लड़कियाँ वंचित न हों, इसके लिए स्कूल जो है, तो ऐसे में उसी कस्बे में, उसी गाँव में एक लड़कियों का स्कूल खोल देना, ये वुमन एम्पावरमेंट है कि जिस शिक्षा तक वो पहुँच नहीं पा रही थी पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर्स की वजह से, वो वहाँ तक पहुँच जाएँ। इनफैक्ट बस में फ्री राइड देने की बहुत आलोचना होती है, बस या मेट्रो में फ्री राइड मिल गया। लेकिन आप सोच के देखिए कि भाई हम तो बसों में जाने नहीं वाले, हम मेट्रो में जाने नहीं वाले, हम वहाँ पहुँच गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए। मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 30 साल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना-जाना किया और मैं जानती हूँ, मैंने भुगता है कि कितना पीड़ादायक है वो लड़कियों के लिए। लेकिन आज हम वहाँ पे पहुँच गए हैं कि हमको इन साधनों की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी हम समझते हैं कि ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो घर से निकलेंगी और उन्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि उनके पर्स में इतना पैसा है या नहीं है। इनफैक्ट अगर उनके पास ₹200 है और उसमें से ₹100 बच जाते हैं महीने के अंत तक, तो ये उनके किसी और काम आ सकते हैं, किसी फ़ायदे, घर के अक्सर तो स्त्रियों के पैसे उनके घरों में ही काम आ जाते हैं, चाहे वो कहीं से उनको भाई दे, पिता दे, या कहीं से उसका उनको पैसा कहीं से मिल जाए, बच जाए, तो अक्सर वो बचाती हैं और घरों के काम आ जाते हैं। व्हाटएवर, ये उसको एम्पावर कर रहा है। ये चीज़ें उसको एम्पावर कर रही हैं, क्योंकि हमने एक पैट्रियार्कल, अब आप देखिए कि सरकार आपको ये तो नहीं कह सकती कि भई पितृसत्ता हटा दो, हुँ। ये तो नहीं हटेगी। वो ये समझ सकती है कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की वजह से औरतों से कुछ चीज़ें छीन ली गई, उनके लिए छीनी भी नहीं भी गई तो उनके लिए आसान नहीं है वो करना। आसान नहीं है उनके लिए निकल कर आना या उन तक ये चीज़ें पहुँचाना मुश्किल है। तो वो सारे लाभ और वो सारी सुविधाएँ, जैसे हेल्थ की सुविधाएँ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उनको समझाना, सूचना देना, उन तक पहुँचाना, या जैसे जननी योजना जो होती है, जो केंद्र सरकार की चलती है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है घर तक जाते हैं, वो एक जो गरीब महिला है, जो प्रेग्नेंट है, उसको उसके आहार का ध्यान रखना, उसके खाने-पीने का ध्यान रखना, जो अदरवाइज़ उसको शायद नहीं मिल सकता, तो वो एम्पावर होती है। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसको इस काम का जो मेहनताना मिलता है, वो एम्पावर होती है। तो ये तमाम औरतें जो अपने हाथ में अपने फैसले ले पा रही हैं, जिनके हाथ में कुछ पैसा आ रहा है, जिनके हाथ में शिक्षा या डिग्री आ रही है, या जिनके हाथ में नौकरी का ऑफर लेटर आ जा रहा है, हम इनको एम्पावर कर रहे हैं, और ये नीतिगत सवाल है एक। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी सवाल की शुरुआत में, कि मेरी बहन का एम्पावरमेंट अलग हो सकता है, बुआ का एम्पावरमेंट अलग हो सकता है। इसीलिए इसको नीतिगत लेवल पे समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो प्रिविलेज्ड महिलाएँ हैं, जो जिनके जिनके रास्ते में वो दिक्कतें नहीं आती हैं, ये वो इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा लेने नहीं आती हैं। कोई भी किसी एक मध्य वर्गीय परिवार में कोई महिला जो अच्छा कमा खा रहे होंगे, वो किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास नहीं जाएगी। आप समझिए कि ये जो नीतियाँ बनाई गई हैं, ये उन्हीं महिलाओं को सुविधा देने के लिए, लाभ देने के लिए बनाई गई हैं, जो एक्सेस नहीं कर सकती, जो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर सकती, जॉब एक्सेस नहीं कर सकती, स्वास्थ्य एक्सेस नहीं कर सकती, और जब ये उनको मिल जाएगा, तो वो अपने हुँ। आप एम्पावर होंगी। अ, एम्पावरमेंट को जब हम इससे अलग हटा के देखते हैं, तो फिर ये शब्द हमको कन्फ्यूज़ करता है, फिर लगता है कि नहीं, इसको तो राजस्थान में तो एक स्त्री को ये ज़रूरत है, या कश्मीर में एक स्त्री को ये ज़रूरत है, या मुझे तो ये ज़रूरत है, ये मुझे मिल जाए तो मैं एम्पावर हो जाऊँ। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, अगर हम इसको उन नीतियों से काट कर देखेंगे, तो एग्ज़ैक्टली हर औरत का एम्पावरमेंट अलग तरीके से होता है। ये भी हो सकता है कि मैं अपने आप को कहूँ मैं तो सशक्त महिला हूँ, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मुझे इस सेंटेंस से बड़ी प्रॉब्लम है जब कोई औरतें बहुत खुलकर ये बात बड़े गर्व से कहती हैं कि मैं तो सशक्त हूँ। मैं सशक्त हूँ में ये बिल्कुल शामिल हो सकता है कि मैं एक सवर्ण महिला हूँ, इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें मेरे रास्ते में नहीं आती, तो मैं अपने आप को सशक्त महसूस करती हूँ। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं रास्ते में जो असुविधाएँ पड़ती हैं, उनका मुझे सामना नहीं करना पड़ता है। मैं आराम से गाड़ी से अपने वर्क प्लेस पे उतरती हूँ। मैं आराम से एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ मैं सशक्त हूँ,
तो बिल्कुल संभव है कि वो मेरी क्लास की सुविधा हो जो मुझे मिल रही है, एजुकेशन की सुविधा हो मुझे मिल रही हो कि मेरे माँ-बाप तो मुझे भेज पाए दिल्ली के यूनिवर्सिटी में, कोई लड़की नहीं जा पा रही है, तो वो कभी शायद कभी ये गर्व से ना कह सके कि मैं सशक्त हूँ। तो व्हाट इज़ दिस? नोबडी इज़ एम्पावर्ड अंटिल एवरीवन इज़ एम्पावर्ड। ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं अकेले कहूँ कि मैं एक सशक्त महिला हूँ। तमाम औरतें जब तक समाज में सशक्त नहीं हो जाएँगी, जब तक ये भेद बना रहेगा कास्ट का, क्लास का, रेस का, ये तमाम चीज़ें जब तक भेदभाव बने रहेंगे, तब तक मेरे अकेले के ये कहने का क्या मतलब है कि मैं सशक्त हूँ। मेरे जैसी तमाम औरतें समाज में हैं, जिनका एक्सेस ही नहीं है चीज़ों तक। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी महिलाओं का क्या जिनको हर महीने अपने पतियों से पैसा माँगना पड़ रहा है, वो हाउसवाइफ़ हैं, हर पूरे 24/7 काम कर रही हैं, घर पर हैं, लेकिन जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्हें अपने पतियों से पैसा माँगना पड़ रहा है, चूँकि वो अर्निंग नहीं है, बाहर जाकर नहीं कमा रही हैं। तो क्या आप कहेंगी कि वो महिलाएँ सशक्त नहीं हैं? और ये तो पॉलिसी में भी इसमें कुछ नहीं हो सकता है, चूँकि उन घरेलू महिलाओं के लिए तो सरकार कुछ देने वाली नहीं है, चूँकि उनके पति कमा रहे हैं। दे रही तो हैं, ये तो दे रहे हैं। पॉलिसी तो ये देखो नीतिगत तो ये नीतिगत नहीं, मसला भी नहीं, नहीं। नीतिगत तौर पे सरकारें करती हैं उन महिलाओं के लिए। आप देखिए वो उदाहरण के लिए भोजन उदाहरण के योजना लिए। है, उदाहरण के लिए वो जो लाडली बहना योजना चलाई गई थी, है ना? महिलाओं के अकाउंट में 1200 रुपए, ये बात गवर्नमेंट्स को समझनी पड़ेगी एक कि एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल सुझा दे दूँ, अच्छे भले घरों में भी महिलाओं के हाथों में कोई आसानी से पैसा नहीं रखता है। नहीं रखता, यही नहीं बात है। देता है, तो उनके अकाउंट में पैसा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कांग्रेस ने एक अपने नारी न्याय में निकाला है ये कि हर गरीब घर की एक जो महिला होगी, उसको हम सालाना 1 लाख रुपए तक देंगे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ये मटेरियलाइज़ होती हैं चीज़ें, अगर कांग्रेस की सरकार आती है और वो ये कर पाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। ये एक औरत जो दबती है इस वजह से कि उसके वो तो ठन-ठन गोपाल है, उसके पास कुछ नहीं है, ना राइट्स है, ना हक है, ना ज़मीन है, ना वो घर के किसी चीज़ पर अपना क्लेम कर सकती है कि इसे मेरे नाम कर दो। तो जिसके पास एग्ज़ैक्टली, कुछ नहीं है, उसका घर में से बढ़ जाएगा। कुछ डिसीज़न्स जो वो नहीं ले सकती, वो ले पाएगी, तो ये उसको एम्पावर करेगा। तो ऐसी योजनाएँ की जाती हैं। अब आप ये देखिए कि डायरेक्ट पैसा आपके जेब जो नहीं भी डाल पा रहे हैं, अगर ऐसी स्कीम नहीं भी है, तो जो फ्री बस का सर्विस मिल रहा है, आप निकल के कहीं भी फ्री आ जा सकती हैं। तो मान लीजिए वो नौकरी ही करना चाहे या हाँ, कुछ वो और हिस्सा चीज़ है, करना चाहे, तो वो आ जा बिल्कुल, सकती है। तो आप बिल्कुल। देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो उनको एम्पावर करती हैं और ये हर सरकार के ध्यान में रहना चाहिए कि इकोनॉमी में औरतों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है जो अदृश्य है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी औरतें बिना पेरोल पे रहे काम कर रही हैं। छोटी-छोटी जगहों पे बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, इनफैक्ट पति जो काम करने जाते हैं, जो ठेला भी लगाता है, मान लीजिए कि किसी मुरमुरे का या भटूरे चने का वो भी लगाता है, तो भी पत्नी उसके लिए रात में घर में उसकी मदद करके वो काम करती है। छोटे-छोटे किराने की दुकानों में मैंने देखा है, कितने सारे करती हैं स्टडीज़ आए, महिलाएँ। रिसर्चेज़ आए, जिनमें पत्नियाँ छोटे-छोटे पैकेट बना रही होती हैं, ये 100-100 ग्राम के, 2-200 ग्राम के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको हम देखते नहीं हैं, अर्थव्यवस्था में उनके काम हैं, तो हम उन्हें सिर्फ़ घरेलू पत्नी मान के चल रहे होते हैं कि जो कोई कुछ भी नहीं कर रही है, जो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इनफैक्ट वो कम से कम जो मार्केट में इतना सारा सामान औरतों के नाम पे बिक रहा है, महिलाएं उसे इस्तेमाल करती हैं, जैसे किचन का है या सफाई का है, तमाम चीजें, तो वो बहुत बड़ी ग्राहक भी है और वो बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन भी उसमें कर रही हैं इकोनॉमी में, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो घर में बैठी हुई औरत है, उसको तो सिर्फ पैसा मांगना पड़ता है और वो एक तरह से पैरासाइट है समाज के लिए। इस तरह की भी बहुत सारी दृष्टियाँ चलती हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत जगह पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी तो ये कर रही हैं, शिक्षित हैं, डिग्री है, नौकरी कर सकती हैं, लेकिन वो घर में रहना चुनती हैं। तो इस चॉइस को गलत नज़र से देखना जो है, एक तो ये समाज से हटना चाहिए, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक लेबर कर रही है, उस डोमेस्टिक लेबर को भी अगर आप उसका उसको पैसे में अगर आंकने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा कि जितना आप कमा रहे हैं उससे कई ज्यादा पैसे का तो वो काम कर दे रही है घर के अंदर। तो वो डोमेस्टिक लेबर उसका अगर काउंट होगा, तो ये वाला भेदभाव नहीं दिखाई देगा, कि ये भेदभाव नहीं महसूस होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो घर में रह रहा है, दूसरा जो है बाहर जाके काम कर रहा है। तो ये जो श्रम का
घरेलू श्रम नीचे है और बाहर जो आप श्रम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो ऊपर की कैटेगरी में। ये गैर बराबरी का मसला है, इस श्रम को इस तरह से देखने का मसला है। और अगर कहीं कोई ये सेटिंग है भी कि चलो हम ये तय कर लेते हैं कि घर मैं संभालती हूँ और बाहर का काम तुम करो, तो इसको एक टीम के सेटिंग की तरह ही देखा जाना चाहिए। इससे ज्यादा जब इसको देखा जाता है, इसको जब नीची नजरों से देखा जाता है, वहां प्रॉब्लम है। मुझे इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई घर में पति पत्नी इस तरह की सेटिंग आपस में जमाते हैं कि तुम घर का फ्रंट संभालो, मैं बाहर का फ्रंट, नौकरी वाला फ्रंट जो पैसे कमा के लाने वाला है वो। और अगर ये उनमें बहुत शांतिपूर्ण ये समझौता है और वो इसको निभाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? आपको लगता है ये शांतिपूर्ण समझौता कहीं मतलब कभी चल पाएगा? एक तरफ हम बात कर रहे हैं पैट्रियार्की की, जहाँ पुरुषों का समाज है, जहाँ पुरुष सब कुछ डिसाइड कर रहा है। फिर इसके बाद आपस में सहमति करके 2 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई देखिए, मैं घर में रहूँगी इस और मैंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक बात मैंने बोली थी, जो ये जो श्रम की गैर बराबरी है ना, कि घरेलू श्रम जो है उसको नीची नजर से देखना चाहिए और जो बाहर आप नौकरी करने के लिए जो श्रम करते हो उसको ऊंची नजर से देखना चाहिए। ये मिटने के तुरंत बाद अगर ये आप मिटा पाते हैं तो आप देखिए सिचुएशन बिल्कुल पलट सकती है। बिल्कुल घर पे पलट रह के काम करना एक पुरुष को अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। तो अगर हम हुँ, कहें कि ऐसा भी तो होना चाहिए कि मैं महिला होते हुए मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ और जो पति है वो घर पे रहकर अगर सारी चीजें संभाले, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ईगो की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपको लगता है कि घर पे रह के काम करना इज समथिंग जो मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता। तो जब ये बराबरी होगी, यही बात मैंने कही कि जब ये श्रम की गैर बराबरी आप दूर कर देंगे, तो फिर पुरुषों को भी घर में रहने में दिक्कत नहीं आएगी और फिर ये सिचुएशन हुँ, भी आ सकती है कि आप घर पे रहें और हम बाहर जाएं। इनफैक्ट ये जो 2 लोगों के बीच में जो ये फैसले होते हैं कि घर पे कौन रहे और बाहर कौन जाए, या हम दोनों ही बाहर जाएँ और फिर घर को ऐसे मैनेज करें। ये तमाम चीज़ें कि एक घर को कैसे मैनेज करना है, ये 2 एडल्ट्स की तरह सोचना एक अलग चीज़ है। और ये जो परंपरागत भूमिकाएँ जो है उनमें घुस के जो है ना, नाटक करने के लिए आप एक रोल में घुसते हो, तो वो नाटक की तरह निभाया जाए, हम अपने रोल में एंटर कर जाएँ, हम पति के रोल में एंटर कर जाएँ, तुम पत्नी के रोल में एंटर कर जाओ। ये तो चल ही रहा है, इसी को तो बदलने की लगातार बात हो रही है। जब तक आप ये श्रम को नहीं बदलोगे, जब तक आप एक औरत को, उसकी एजेंसी को नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपने फैसले भी कर सकती है और उसके कुछ सपने भी हैं। जब तक आप वो जो श्रम करती रही है, डोमेस्टिक लेबर करती रही है, जब तक आप उसको नीची निगाह से देखते रहोगे और बराबर नहीं मानोगे कि सब तरह का श्रम जो है बराबर ही होता है, तब तक आपको इस बात में भी अपना अ, हेठी महसूस होगी कि मैं घर पे रह रहा हूँ और मुझे बच्चे के नैपी बदलने पड़ रहे हैं, ये बाहर जाके नौकरी कर रही हैं। तो बेसिकली ये है यही कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों की बराबरी होनी चाहिए तभी काम चल पाएगा। एग्ज़ैक्टली, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे इस फ्रंट पर। बिल्कुल।